वेलकम बैक। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्टिविटी सीरीज में। तो ये एक्टिविटी सीरीज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू में हमने एक्टिविटी 1.1 से लेकर एक्टिविटी 1.6 तक डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी है एक्टिविटी 1.7 से एक्टिविटी 1.9 तक की। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी एक्टिविटी 1.7 से लेकर 1.9 तक की डिटेल एक्सप्लेनेशन। हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इन एक्टिविटीज में हो क्या रहा है और इनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में देखेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो शुरू करते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.7 से। तो चलिए एक्टिविटी 1.7 देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे इसका फिगर भी दिया गया है जिससे आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो टेक ए प्लास्टिक मग। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक मग लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। जैसे यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, प्लास्टिक मग लिया गया है और इसके बेस यानी कि नीचे 2 होल कर देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। तो जैसे ही फिगर में दिखाया गया है कि 2 रबर स्टॉपर भी यहाँ पे लिया गया है जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड को फिट किया गया है। उसके बाद में कार्बन इलेक्ट्रोड को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया है और मग के अंदर कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है कार्बन के, इसको यहाँ पे एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। मग में वाटर को रखना है और इतना पानी रखना है जिससे कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है कम से कम वो डूब जाए। मतलब टेस्ट ट्यूब पूरा तरह से नहीं डूबना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड्स जो है वो पानी में डूब जाने चाहिए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा जिस जो कि पानी के सॉल्यूशन में हो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और गाइस ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि टेस्ट ट्यूब ले लेना है, तो यहाँ पे अब भी कहा जा रहा है कि अब टेस्ट ट्यूब को लेना है। यानी कि ये जो हमारा 1 2 3 4th स्टेप में हमको कहा जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब को लेना है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देना है। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। कुछ देर के लिए हमको ये जो apparatus हमने जो यहाँ पे जो apparatus रेडी किया है, सेटअप रेडी किया है, उसको अनडिस्टर्ब यानी कि छोड़ देना है ऐसे ही कुछ देर के लिए बैटरी का स्विच ऑन करके। यू विल एब्जॉर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। और फिर आप लोग देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स यानी कि एनोड और कैथोड यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे आप लोग देखोगे कि बबल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये बबल्स वाटर को डिस्प्लेस कर दिए हैं और इसके कारण यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे कुछ खाली जगह आपको लोगों को दिख रहा होगा पानी के ऊपर। तो यहाँ पे ये गैसेस है जिसने पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो ये पूछा जा रहा है कि जो दोनों गैस है जो कलेक्ट हुआ है, क्या वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। और जब यहाँ पे गैस अब दोनों टेस्ट ट्यूब में भरा गया है तो फिर अब इसको मतलब केयरफुली यानी कि सावधानी से बाहर निकाल देना है। उसके बाद में है टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। तो अब एक बर्निंग कैंडल लेना है और बारी बारी से दोनों ही टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे जो इसका माउथ है यानी कि इसका जो मुंह है उसके सामने एक बर्निंग कैंडल को रख देना है। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। और यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये टीचर को करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हो सके तो स्टूडेंट्स करने के टाइम में ध्यान से ना करे और फिर कुछ मतलब खतरा हो सकता है, इसीलिए टीचर के लिए प्रिफर किया गया है कि टीचर ही एक्सपेरिमेंट करे और दिखाए हम लोग को। और उसके बाद में व्हाट हैपेंस इन ईच केस। तो जब हम लोग इसको कैंडल के पास लेके आएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ को, तो क्या होगा। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। और अभी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस दोनों टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। तो गाइज इसका एक अच्छा सा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये मैंने कहीं और से लिया है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है इसमें
ये जो स्टैंड लिया गया है, जिसके मदद से यहाँ पे जो दो टेस्ट ट्यूब हैं, इनको कार्बन रॉड के साथ रखा गया है, और यहाँ पे रबर स्टॉपर के जगह पे कॉर्क लिया गया है, और इसमें भी 6 वोल्ट का ही बैटरी लिया गया है। तो जब स्विच ऑन होता है तो उसके बाद में यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो। और यहाँ पे जो वाटर है वो अपने दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिन दो पार्टिकल से वो मिल के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों के फॉर्म में ब्रेक होता है। और यही टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन, ये वाला जो कैथोड रॉड है, यानी कि जो निगेटिव साइड वाला रॉड है, वहां पे हाइड्रोजन के मॉल गैस निकल रहा है, और वाटर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे जो इतना जगह आप लोग खाली देख रहे हो, ये जगह हाइड्रोजन गैस ने ले ली है। और इधर एनोड साइड में ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वाटर को डिस्प्लेस करके। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, और इसमें वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट रहा है। और गाइज यहाँ पे हमको बोला गया था कि देखने के लिए कि दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा या कम है। तो जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम एक है, क्योंकि जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम्स और ऑक्सीजन के एक वॉल्यूम्स मिलकर हाइड्रो वाटर के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो एक वॉल्यूम ऑक्सीजन और दो वॉल्यूम हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम होगा। और हमें ये भी देखने के लिए कहा गया था कि बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं। तो गाइस, जब हम लोग बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे ना, तो ऑक्सीजन जो होगा, वो वाला टेस्ट ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन है, उसको जब बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो कैंडल और भी फ्लरिश होकर जलेगा, यानी कि और भी, मतलब कह सकते हैं आप, और भी तेज होके चलेगा। और उसके बाद में जब हम लोग हाइड्रोजन के वाले टेस्ट ट्यूब को अगर कैंडल के सामने लेके जाएंगे, उसके माउथ को, टेस्ट ट्यूब के माउथ को, तो वो हाइड्रोजन गैस उस बर्निंग सैंडल को बुझा देगा, लेकिन पॉप साउंड के साथ। और हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी रिएक्शन में पॉप साउंड निकलता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस होता ही है। तो इसीलिए जिस टेस्ट ट्यूब से बर्निंग कैंडल के पास ले जाने पर पॉप साउंड आएगा, उसमें हाइड्रोजन गैस होगा, और जिसमें वो तेज होकर जलने लगेगा उसमें ऑक्सीजन होगा। तो गाइस, इस रिएक्शन में इतना ही था, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, क्योंकि वाटर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट रहा है। और इसका इक्वेशन भी है यहाँ पे 2H2O, यानी कि ये, और गाइस ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे 2 कोफिशिएंट पहले ही लगा हुआ है। और H2O यानी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था, ये टूट के मिला है हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक कंडीशन थी, इसीलिए इसको एरो के ऊपर लिखा गया है। और ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और गाइज, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स LHS में 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है RHS में, यानी कि 2 2 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स। और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो जाएंगे LHS में, और RHS में तो 2 है ये। तो गाइज, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे 1.7 होता है समाप्त। तो अब हम चलते हैं अगले एक्टिविटी 1.8 पे। तो हमारा अगला एक्टिविटी है 1.8। आप इमेज देख के समझ सकते हो कि इसमें क्या करना है। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। व्हाट इज इट्स कलर? प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो हमको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है एक चाइना डिश में, और उसके कलर को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना है। उसके बाद में इस चाइना डिश को कुछ देर के लिए सनलाइट में छोड़ देना है। और हमें कहा जा रहा है कि जब सनलाइट में हम लोग छोड़ दिए तो उसके कुछ देर बाद हमको इसका कलर को ऑब्जर्व करने के लिए। तो गाइस, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा होगा, इसीलिए हमको ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन मैंने लिख दिया है कि 2AgCl, यानी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो रिएक्टेंट में है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl, और प्रोडक्ट में है हमारा सिल्वर और क्लोरीन। तो गाइस, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था, जब इसको हम लोगों ने सनलाइट में रखा तो उसके बाद में ये हो गया सिल्वर कलर का। और क्लोरीन जो येलोइश गैस है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, रिलीज हो जाता है। और हमें कलर ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था, तो कलर में जो चेंज आएगा वो होगा व्हाइट से ग्रेइश व्हाइट, जो कि सिल्वर का कलर होता है। और उसके बाद में गाइज, इससे ही रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया था, तो मैंने उसको भी ले लिया है। ये भी सेम टू सेम उसी टाइप का है, इसमें भी सिल्वर है, बस क्लोरीन के जगह पे ब्रोमाइन आ गया है, इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन है। और जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख देंगे तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस ही होगा, और सिल्वर और ब्रोमीन में वो टूटेगा। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है पेल येलो,
सिल्वर का कलर होता है ग्रेइश व्हाइट, तो पेल येलो से ग्रेइश व्हाइट में चेंज हो जाएगा। और ब्रोमीन जो कि गैसियस फॉर्म में एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, उसका कलर होता है रेड ब्राउन। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर दोनों रिएक्शन में लाइट एक कंडीशन है, इसलिए इसको एरो के ऊपर लिखा गया है। और ये डिकम्पोजिशन में भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या आप इसको फोटोलाइसिस प्रोसेस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइट या सनलाइट, आप जो भी कहो। तो फ्रेंड्स ये एक इजी एक्टिविटी था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और यहाँ पे इसका एक यूज दिया गया है, सिल्वर जो ब्रोमीड होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, तो उसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया था, तो ये मैंने इमेज यहाँ पे इसीलिए लगाया ताकि आप लोगों को बता सकूं। फ्रेंड्स ये एक्टिविटी 1.9 से पहले एक और एक्टिविटी थी जिसको मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को इसके बारे में कहीं और से ना सोचना पड़े। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, take about 2 gram barium hydroxide in a test tube, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod। तो हमको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, और दोनों को मिक्स कर देना है ग्लास रॉड की हेल्प से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाल्म, व्हाट डू यू फील, इन इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फ्रेंड्स हमें कहा जा रहा है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में लेने के लिए 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और दोनों को मिक्स कर देने के लिए ग्लास रॉड की हेल्प से, और उसके बाद में जब रिएक्शन हो जाए तो टेस्ट ट्यूब के बॉटम यानी कि निचले हिस्से को हम अपने हथेली से टच करेंगे तो हमें क्या फील होता है ये पूछा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स ये तो तय है कि इसमें चेंज इन टेम्परेचर होगा ही, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो या तो एक्सोथर्मिक होगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और एंडोथर्मिक होगा यानी कि टेम्परेचर कम होगा यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए। तो इसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो कि है इस प्रकार, BaOH का होल टेस्ट यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है BaCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में है यानी कि BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। और प्रोडक्ट में हमको दो और चीज़ मिला है जो कि है NH3 यानी अमोनिया गैस, और H2O जो कि वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में हमको मिला है। BaOH का होल ट्वाइस ये एक्वस फॉर्म में रिएक्ट हुआ है, और NH4Cl ये भी एक्वस फॉर्म में रिएक्ट हुआ है। प्रोडक्ट साइड में जो हमको मिला है वो ये तीनों है। और फ्रेंड्स ये इसके बारे में ये भी हमें पूछा गया था कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द टेम्परेचर फॉल्स इन द रिएक्शन विच मीन्स दिस इज ए हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग मिक्स कर देते हैं उसके बाद में जो रिएक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में टेस्ट ट्यूब को टच करने पे हमें ये थोड़ा सा ठंडा फील होगा उसका टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो हीट होता है वो इस रिएक्शन में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी कि टेम्परेचर इसीलिए घट जाता है। और हम जानते हैं कि जिस रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा एक्टिविटी दिया गया था बीच में 1.8 और 1.9 के बीच में, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलते हैं अब अगले पार्ट एक्टिविटी 1.9 पे। तो इसमें हमें कहा गया है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो 3 आयरन का, 3 या फिर 2 आपका जो मर्जी उतना आयरन का नेल यानी कांटे ले लीजिए और उसको सैंड पेपर से अच्छे से घिस देना है। क्यों घिसना है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि एटमोसफेयर में रखे रखे उस पर हो सके तो कोई ऑक्साइड या कोई कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाए, इसीलिए उसको सैंड पेपर से अच्छे तरह से साफ कर देना है। टेक टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। और 2 टेस्ट ट्यूब लेना है ए और बी मार्क करके। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है जो कि ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हो। टाई 2 आयरन नेल्स विथ ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स। कीप ऑन आयरन नेल एसाइड फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे 3 इसलिए लिया गया था ताकि 2 का तो हम यूज करेंगे और 1 को रखे रहेंगे ताकि कुछ चेंजिंग आएगा तो उसको कंपैरिजन से हम लोग समझेंगे कि क्या चेंजिंग आया है। तो 20 मिनट के बाद हमको बोला जा रहा है टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो टेस्ट ट्यूब ए और बी दोनों में कॉपर सल्फेट लिया गया था, तो जिसमें से बी में हमें आयरन नेल रखना था। तो टेस्ट ट्यूब ए का में कुछ यूज नहीं हुआ है तो उसका यूज हम लोग कंपैरिजन के लिए करेंगे जब ये रिएक्शन हो जाएगा तब। उसके बाद में कहा गया सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ द वन केप्ट असाइड।
तो अब जो दो आयरन नेल को हमने इस टेस्ट ट्यूब में रख दिया था रिएक्शन के लिए टेस्ट ट्यूब बी में, तो उसके अलावा जो एक हमारा बचा हुआ था, तो उससे कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है उन दोनों को जिसको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा था। तो इसका ऑब्जर्वेशन इस प्रकार है, तो इस इमेज से समझ सकते हो कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को रखा जाता है, तो आयरन नेल जब रिएक्शन हो जाता है उसके बाद में आयरन नेल का कलर चेंज हो जाता है, जो कि रेड ब्राउन हो जाता है। जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से लाइट ग्रीन सॉल्यूशन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर यहाँ पर इस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस होकर इस नेल पे आ गया, और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो गया। और इसका इक्वेशन इस प्रकार है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में है, और Fe यानी आयरन सॉलिड फॉर्म में, और FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट जो हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिला है, और Cu यानी कॉपर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, जो कि अब रिएक्शन के बाद ग्रीन हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया जो कि ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर जो कि डिस्प्लेस हो गया तो आयरन नेल पे वो आ गया, जो इसलिए आयरन नेल का कलर अब रेड ब्राउन हो गया क्योंकि अब उस पर कॉपर आ चुका है। तो फ्रेंड इस रिएक्शन में इतना ही था, और ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें कॉपर LHS में एक है, RHS में भी एक है, आयरन भी LHS में एक है, और RHS में भी एक है, और यहाँ पे सल्फर भी LHS में एक है, और RHS में भी एक है, और ऑक्सीजन LHS में 4, तो RHS में भी 4 है। तो फ्रेंड इसीलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे होता है ये एक्टिविटी सीरीज का पार्ट 3 समाप्त। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे इससे अगले यानी कि जो 2 एक्टिविटी बचे हुए हैं उनके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू।